तो शुरू करें भैया अपनी क्लास। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या टॉपिक चल रहा था? एक्टिव पैसिव वॉइस। यस, चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? चलो तो मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पे ही ले चलता हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बढ़िया। पहले भाई साहब आपको अच्छे से समझ लो, समझने के बाद में फिर अपन लिख लेना। ओके, तो भाई साहब एक्टिव पैसिव वॉइस का सबसे पहला टेंस आता है आपकी स्क्रीन पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो भाई साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है बताओ? किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है होती है, ती है, ता हूं, ती हूं और ते हो, ते हैं। होती है कि नहीं होती है? ये हमारी कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। आपको अच्छे से पता है, पता है कि नहीं पता है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलेस होते हैं कि नहीं होते? तो फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर वन भाई साहब, पहले हम टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि टेंस में से ही पैसिव वॉइस में जाएंगे। तो भाई साहब फॉर्मूला नंबर वन क्या था इसका? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, आईईएस भी लगा देते हैं कभी कभार। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ब। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है इसी टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? डू या डज, क्योंकि नेगेटिव का फॉर्मूला है तो नॉट भी लग जाएगी। उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। तो ये भाई साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है। तो भाई साहब हम इनको दूसरा नाम दे दें, एक्टिव वॉइस का नाम दे दें तो कैसा रहेगा? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब जितने भी टेंस होते हैं हमारे, वो सब के सब क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं कि नहीं होते? तो अब ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस के दो फॉर्मूले। बनाने को हम और भी फॉर्मूले बना लेते हैं, पर हम इन्हीं दो फॉर्मूले से अपने सारे के सारे पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना है हमें, तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब? पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला नंबर वन होगा कि अगर हम अफर्मेटिव में बनाएंगे, अफर्मेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे तो पैसिव एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो यहां पे क्या आएगा भाई साहब? एक्टिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी भाई साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पैसिव वॉइस में? इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। भाई एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव वाले में एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होगा। जब एक्टिव में एस ई एस और डू डज होगा तो पैसिव में इज एम आर लगेगा कि नहीं लगता है? उसके बाद में क्या लगेगा भाई साहब? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद क्या करेंगे भाई साहब? बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के बाद में क्या करेंगे? एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे।
तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्टिव का सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में जो भी सेंटेंस के अंदर बचा हुआ भाग होगा अदर वर्ड, वो लिखा जाएगा। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला बनेगा पैसिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। पैसिव के नेगेटिव वाले का फॉर्मूला सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, यही रहेगी, इज एम आर, यही रहेगी कि नहीं रहेगी। उसके बाद में नॉट अपने स्थान पर, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगेगी कि नहीं लगेगी। उसके बाद में बाई लगा देंगे। उसके बाद में क्या ऐड होगा मेरे बच्चे, एक्टिव का सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये रहा पैसिव का अफर्मेटिव वाला फॉर्मूला पहला वाला, और ये रहा पैसिव का नेगेटिव का फॉर्मूला दूसरा वाला, है कि नहीं। अब बात करते हैं एक्टिव का, तो हमारे रेडीमेड मिलेगा ही आपको। एक्टिव का सेंटेंस तो मैं आपको लिख के ही दूंगा, सिर्फ आपको करना क्या है, एक्टिव के रेडीमेड लिखे हुए सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है, उसकी स्टेप्स है। तो अब एक्टिव में जो अभी सब्जेक्ट प्रयोग किए जाएंगे, एक्टिव में जो सब्जेक्ट प्रयोग किए जाएंगे वो क्या होंगे, पैसिव के ऑब्जेक्ट होंगे। और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट प्रयोग किए जाएंगे वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएंगे, बन जाएंगे ना। तो उन्हीं जो एक्टिव के ऑब्जेक्ट होंगे वो पैसिव में अगर सब्जेक्ट बनेंगे तो सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो जो हमारे एक्टिव के ऑब्जेक्ट होंगे, अगर एक्टिव का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होता है तो पैसिव में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होगा। और नाउन का तो नाउन ही रहता है, नाउन का तो कोई चेंज होता ही नहीं है पैसिव वॉइस में, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, नाउन का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो भाई साहब जो हमारे एक्टिव के ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन आएंगे तो पैसिव में हम उनको सब्जेक्ट में लिखेंगे। तो उनका जो सब्जेक्ट नाम बनेगा आई, वी, यू, दे और कोई भी। यस बोलिए, पढ़ लो। तो भाई साहब अगर हमारे यहां पे ऑब्जेक्ट होगा तो यहां पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट आई बनेगा, आई का अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे होगा मी, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है ना। तो भाई साहब मी का और सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अगर वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो अगर यहाँ पे अस होगा तो सब्जेक्ट में क्या बनेगा, वी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे लाल। तो वही चीज हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट होते हैं, और कोई प्लूरल नेम भी आ जाए, प्लूरल नेम आ जाए, तब हम इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। तब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर एक्टिव में होगा तो यहाँ पे आई के साथ, वी के साथ, सब के साथ में एस ई एस नहीं लगाएंगे अफर्मेटिव में। नेगेटिव होगा तो डू नॉट लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे एक्टिव की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पैसिव बनाने की बात कर रहे हैं। तो जब पैसिव बनाएंगे तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी। जब एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी मेरे लाल, एम लगेगी। तो और अगर भी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम आ जाता है तो पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट में ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या कोई सिंगुलर नेम आ जाए तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी मेरे लाल, इज लगेगी कि नहीं लगेगी बच्चे। अब ये हमारी एक्टिव मत समझना, ये पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट हैं जो हम प्रयोग करेंगे। और नाउन अगर किसी का चाहे नेम सिंगुलर नेम आ जाए या प्लूरल नेम आ जाए उसका कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि नाउन का कोई ऑब्जेक्टिव केस कभी होता ही नहीं है। तो जब कोई जिस चीज का ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस नहीं होता है जिसको, वो तो नाम है,
और नाम तो नाम ही रहता है, चाहे मेरा नाम आ जाए या किसी का भी नाम आ जाए या आपका नाम आ जाए, है कि नहीं। तो भाई साहब क्या रहेगा, नाम का कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाए या प्लूरल फॉर्म में आ जाए, नाम का नाम ही रहेगा, चाहे वो यहां लिखा हो या यहां लिखा हो, ठीक है। नाम जैसा यहां होगा वैसा ही यहां पे होगा। ओके, तो अब इनके साथ में भाई साहब क्या हेल्पिंग में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मैन वर्ब की मुख्य क्रिया, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी मेरे भाई साहब, मैन वर्ब की हमारी लगने वाली है तीसरी फॉर्म, यानी कि जिसको हम कहते हैं थर्ड फॉर्म। ये तो याद करना ही पड़ेगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दुनिया के हर पैसिव वॉइस में लगती है, ठीक है। पैसिव बॉय में सिर्फ एक ही मैन वर्ब की फॉर्म लगती है और वो लगती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इतना आपको याद करना पड़ेगा। आप यहाँ पे बेशक आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कोई सी फॉर्म आ जाए, यहाँ पे आपको पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, समझ में आया। फिर अब बनाएंगे कैसे, ये तो ठीक इतना सारा ढांचा। अब अगर आपके सामने सेंटेंस आ जाए और फिर भाई साहब बाई बाई लगा करके एक्टिव का सब्जेक्ट लिखा जाएगा, लेकिन एक्टिव का सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन, यहां पे बेशक मैंने एक्टिव का सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन अगर एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पे आई आ जाता है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा पैसिव में, आई का ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय। यहाँ मैंने बेशक एक्टिव का सब्जेक्ट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे ये मत समझना कि एक्टिव का सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन आ जाए तो उसको प्रोनाउन को प्रोनाउन ही लिख दें, नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा। समझ में आया, देखो कैसे लिखा जाएगा, उदाहरण से समझो। तो उदाहरण से बेटे ऐसे समझा जाएगा, देखो बेटा, अगर आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर एक उदाहरण के है कि दे डांस दे डांस ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, दे डांस ऑन द स्टेज, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई साहब अगर सब्जेक्ट में, एक्टिव के सब्जेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सब्जेक्ट में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मैन वर्ब यानी सब्जेक्ट के साथ में आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ में एस ई एस आई ई एस नहीं लगता है, तो मैंने यहाँ पे मैन वर्ब में एस ई एस आई ई एस नहीं लगाया है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव है या सिंपल प्रेजेंट का भी कह सकते हैं। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो भाई साहब मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट लिखूंगा। यहाँ पे स्टेज है, यहाँ पे स्टेज है, पहले मैं पहचानूंगा कि भाई साहब एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव की मेन वर्ब और एक्टिव का ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के साथ में प्रीपोजिशन और आर्टिकल ऐड कर दिया है तो ये पूरा लिखा जाएगा, पूरा स्टेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑन द स्टेज एक पूरा वर्ड में आ रहा है, ऑन द स्टेज एक पूरे शब्द में आ रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है ऑन और द, समझ में आया। तो भाई साहब यहाँ पे ये है, तो यहाँ स्टेज एक नाउन होता है, स्टेज मंच, मंच एक जगह होती है जिसपे लोग बाग डांस करते या लेक्चर देते या कुछ भी स्पीच देते हैं, स्कूल या कॉलेज में आपको मिलने देखने को मिलेगी, है कि नहीं। स्कूल या कॉलेज या ग्राउंड वगैरह में स्टेज होती है, बीच में मंच बोलते हैं जिसको, जहाँ पे नेता लोग भाषण देते हैं या आपको स्कूल फंक्शनिंग होती है तो वहां पे आप डांस करते हो, स्टेज, ठीक है। तो वही चीज है हमारी, स्टेज को हम कहते हैं नाउन, तो नाउन का तो नो चेंज है, तो ऑन द स्टेज को हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देंगे। अब यहाँ पे स्टेज देख लो भाई साहब, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर स्टेजेस होता तो प्लूरल होता, और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल होता है लेकिन फिर भी नाउन ही है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो नाउन तो नाउन ही रहेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है स्टेज, तो स्टेज के साथ में सिंगुलर नेम है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, इज लगाओगे कि नहीं लगाओगे। अब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको भी अफर्मेटिव ही बनाएंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, तो बना देते हैं भाई साहब ऑन द स्टेज इज। अब मेन वर्ब डांस है यहाँ पे, क्योंकि भाई साहब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या ऐड होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड होगी, तो डांस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डांस्ड, डांस की थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई साहब, डांस्ड होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। अब डांस के डांस आ गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
उसके बाद में हमारा फॉर्म बाई लगा करके एक्टिव के सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो भाई साहब मेन वर्ब के बाद में बाई लगा दी। अब यहाँ पे बचा है हमारा दे, एक्टिव का सब्जेक्ट है दे, और दे हमारा यहाँ तो सब्जेक्टिव के रूप में है, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे तो लिख रहे हैं ना। जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो भाई साहब यहाँ में भी ऑब्जेक्ट ही तो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई साहब, बाई देम। तो मंच पर नाचा जाता है उनके द्वारा, मंच पर नाचा जाता है उनके द्वारा। और यहाँ क्या होगा कि वे मंच पर नाचते हैं, वे मंच पर नाचते हैं, और मंच पर नाचा जाता है उनके द्वारा। काम वही है, काम वही है। मैंने क्या कहा, एक्टिव हो या पैसिव हो, वर्क वही रहेगा जो कर रहे हैं, वर्क वही रहेगा जो करते हैं। समझ में आया, सिर्फ कहने का तरीका बदल जाएगा। एक को हम सीधा बोलते हैं वे मंच पर नाचते हैं, एक को कैसे बोलते हैं, मंच पर नाचा जाता है उनके द्वारा। समझ में आया। चलिए भाई साहब ये तो रहा अफर्मेटिव का, एक और मैं आपको नेगेटिव का करा देता हूं, दूसरा वाला, उसके बाद में इनको नोट कर लेना, फिर हम प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। जैसे जैसे सी सीमा, सीमा does not speak English, सीमा डज नॉट स्पीक इंग्लिश। देखो भाई साहब सीमा डज नॉट स्पीक इंग्लिश है, सेंटेंस कौन सा है हमारा, एक्टिव का है, लेकिन नेगेटिव वाला सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव वाला है। तो मैंने वही कहूंगा कि भाई साहब एक्टिव के सब ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट में लिखेंगे। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहचानो इंग्लिश, एक्टिव का ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश हमारा पहले आ जाएगा। तो इंग्लिश को हम यहाँ पे पैसिव बना रहे हैं, तो इंग्लिश आ जाएगा भाई साहब पहले। अब इंग्लिश एक नाउन है, इंग्लिश एक शब्द है और नाउन आता है, तो भाई साहब इंग्लिश और एक सिंगुलर है, इंग्लिश तो नहीं है ना, इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश, अब यहाँ पे हम इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी। अब ये हमारा नेगेटिव है, तो इसको भी नेगेटिव ही बना दो, क्योंकि अगर हाँ ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई साहब मैंने आपसे कह दिया कि नेगेटिव में से इंटरोगेटिव बनाओ, बन सकता है नेगेटिव में से इंटरोगेटिव, बन सकता है ना। हमने सीखे थे ना एक ही सेंटेंस के 4 और 6 बनाना, सीखे थे का, एक सेंटेंस होता चाहे वो अफर्मेटिव होता, लेकिन उसके हम 6 बना देते थे, बनाते थे। वही चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस के 6 बना देंगे, बनाना भी सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। इंग्लिश इज, अब नॉट है तो नॉट बना दो, नेगेटिव है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक का एक ही तो बना रहे हैं ना, एक ही सेंटेंस का एक ही बना रहे हैं, तो नेगेटिव का नेगेटिव बना रहे हैं। फिर अगर जरूरत पड़ी एक के 4 एक के 6, तो एक के 4 भी बना देंगे, एक के 6 भी बना देंगे। इंग्लिश इज नॉट, अब स्पीक यहाँ पे क्या है बेटा, मेन वर्ब है, स्पीक यहाँ पे मेन वर्ब है ना, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पोकन। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, उसके बाद में हमारा बाई लग जाएगा, और सीमा, सीमा एक लड़की का नाम है या एक महिला का नाम है या एक स्त्री का नाम है, तो सीमा को सीमा रहने दें या बीमा कर दें, इसका सीमा ही रहने दें, तो सीमा को बाई सीमा कर दो, बाई सीमा। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाई सीमा। इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट? इफ यू अंडरस्टूड देन यू कैन राइट, विल गो टू प्रैक्टिस, नोटेड फास्ट।